आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। खुश है ना? कितने लोग आज मेट्रो से आए? आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छा हो गया मेट्रो। आप घर से जैसे तैयार होकर निकलेंगे वैसे ही तैयार होकर यहाँ तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, हम किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम आर्टिस्ट हैं, कमाते हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब बहुत कम रखते हैं। खास करके हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। टैक्स की, टीडीएस की होती है कि नहीं? टीडीएस में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोड्यूसर ने टीडीएस काट लिया, जमा नहीं किया। ये सारी बहुत सारी बातें, किसी का जीएसटी का प्रॉब्लम है। इन सारी बातों को हम तो एक्सपर्ट नहीं है कि जवाब देंगे। आज हमारे बगुल साहब को जानते हैं? बगुल जी हमारे बहुत दिनों से ऑडिटर रहे हैं। इनके ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। नितिन चौहान, ये भी टैक्सेस के एक्सपर्ट है। बहुत से अपने कीमती समय निकालकर हमारे लिए आए हैं। जीएसटी एक्सपर्ट, ठीक है। तो जीएसटी जो भी देते हैं, हमारा देश के विकास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसका हिसाब किताब भी कैसे रखें, कैसे समझें। तो अक्सर आप लोग आते हैं यहाँ, पूछते हैं हम लोगों से, यहूदा जी से, सबका। तो हम लोग तो ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे। अब चूंकि बगुल जी बहुत ही व्यस्त हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत समर्पित रहते हैं। जब हम उनको याद करते हैं, हमारे बीच आ जाते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, आज आपको समय दिया, और आप लोगों ने यहाँ आकर के हम सबका उत्साह भी बढ़ाया है। तो मैं चाहूंगा कि अब सीधे बगुल जी को मैं माइक दे रहा हूँ। ये कुछ अपनी बात इंट्रोडक्शन के तौर पे करेंगे, और फिर आप अपनी अपनी समस्या इनके पास रखेंगे, और ये पूरी तरह कोशिश करेंगे उसका हल कैसे निकले। ये समस्या हम सबके बीच है, सिर्फ आप ही की नहीं है, सबकी है। उसका ये माकूल जवाब देंगे। धन्यवाद। ओवर टू बगुल जी। मेरा नाम जानते हैं सब लोग? मेरा नाम घनश्याम श्रीवास्तव है। ये सतीश जी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव में, अभय भार्गव जी हैं, रवि झाकल जी है, ये हुदा जी है, ये श्वेता है। हमारे सब स्टाफ जो दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ओवर टू बगुल जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं और मेरे पार्टनर सीए नितिन चौहान की तरफ से मैं सिंटा का आभारी हूँ, इसलिए कि उन्होंने इस क्वेश्चन के ऊपर एक सेशन रखा कि जो पिछले 2-3 साल से दिमाग में था, उनके भी हमारे भी, लेकिन सही समय नहीं आ रहा था। तो आज वो समय आ चुका है कि ऐसे कुछ समस्याएं हैं कि जो इनकम टैक्स के वक्त फेस होती है, या जीएसटी के अभी फेस होना शुरू हो गई है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको एक 15-20 मिनट में दे दूंगा, ताकि जो भी हमारे पास पहले से सवाल आए थे उसका जो भी मैंने जॉट डाउन किया है वो आपको बताऊंगा बेसिक्स। और उसके बाद जो भी आपके सवाल हो गए, हमारे नितिन सर है, ही इज एक्सपर्ट इन टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो वो आपके सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले एक फुलिश क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबके पास पैन कार्ड है? ऐसा कोई नहीं है जिसने अभी तक पैन नहीं निकाला है। ओके, फाइन। आप सब इनकम टैक्स भरते हो? इनकम टैक्स रिटर्न सब भर रहे हो? या ऐसा कोई है कि अभी तक, यानी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है? कोई भी वजह हो सकती है, बीइंग अ न्यू कमर नहीं भरा होगा, या मालूम नहीं इसलिए नहीं भरा होगा। सो ऑल आर पेइंग इनकम टैक्स, फाइन। ये जो भी डिस्कशन ही होगा हमारा, थोड़ा इंफॉर्मेशन देने के बाद कुछ डाउट्स क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम टैक्सेस क्यों भरते हैं। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्स? गवर्नमेंट आपसे टैक्स क्यों लेती है? आपको क्या लगता है क्यों लेती है गवर्नमेंट टैक्स? देश के, यानी बेसिकली ये वेलफेयर एक्टिविटी है। वेलफेयर एक्टिविटी के लिए जितना भी पैसा हमें इकट्ठा करना है, उसमें से एक सोर्स है कि जो पब्लिक से मांगा जाएगा।
क्योंकि अगर आपको थोड़ा इतना पैसा मिल रहा है तो उसमें से थोड़ा आप कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको भी लगता है कि हमारा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा अगर हम देखेंगे तो कोविड में ये बहुत फायदा हुआ, क्योंकि यही टैक्स का जो कलेक्शन था उसमें से ही ये जो फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, या फ्री खाना खिलाना सबको, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता। हर बार वर्ल्ड बैंक की तरफ जाओ और लोन निकालो, या किसी दूसरे कंट्री को बोलो कि इन्वेस्टमेंट करो, तो अपना भी कुछ पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो टैक्सेशन इज वन ऑफ दैट, कि ये सब प्रोजेक्ट्स होते हैं या सुकन्या पॉलिसी होती है या जो भी इंश्योरेंस के पॉलिसीज होते हैं, ये सब के लिए कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूशन जमा करना जरूरी है। तो ये टैक्स ये एक उसका सोर्स है। अब ये सोर्स दो तरह का होता है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या फर्क है उसमें आपको मालूम है? डायरेक्ट टैक्स है ना जो आपके जेब से डायरेक्टली निकाला जाएगा, जैसे कि इनकम टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स ये ऐसा है कि हमें पता ही नहीं चलता लेकिन हम टैक्स भर रहे हैं। जैसे पहले सेल्स टैक्स था, अभी जीएसटी है। कि मैं एक बिस्किट का पैकेट भी लेके आऊं तो भी उसमें मैं टैक्स भर रहा हूं। मुझे मालूम नहीं है कि, क्योंकि मैं उसका रिटर्न नहीं भर रहा हूँ, बीइंग ए कंज्यूमर मैं वो पैसा दे रहा हूँ, लेकिन वो 10 रुपए में थोड़ा अमाउंट टैक्स का उधर जमा हो रहा है, वो आगे आके चेन के हिसाब से गवर्नमेंट तक जाता है। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये दो टैक्सेस पे हमें आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी कुछ लोगों का ऐसा सवाल होता है कि हम जब काम करते हैं, यानी पर्टिकुलरली अगर आप सब आर्टिस्ट हो, तो जो भी आपके इवेंट्स चलेंगे या जो भी शूटिंग्स होंगे, जो भी सीरियल्स चलेंगे, फिल्म्स चलेगी, उसका कुछ ना कुछ तो पैसा आपको मिल रहा है। और वो पैसा पूरा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका कुछ टैक्स डिडक्ट करके बाकी पैसा आपको मिल रहा है। हमने पहले ही ये डिस्कस किया कि ये वेलफेयर एक्टिविटी है, गवर्नमेंट को तो पैसों की जरूरत है ही, इसलिए गवर्नमेंट ये पैसा ले रहा है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि अरे ये गवर्नमेंट का हक है कि वो जो भी हमारा इनकम है उसमें से वो काट के ले ले, तो क्यों हम इनकम टैक्स रिटर्न भरे? बिकॉज इट इज नेचुरल कि मुझे 100 रुपए मिल रहा है, 10 रुपए वो काट के ले रहे हैं, 90 रुपए मुझे मिल रहा है, 10 रुपए गवर्नमेंट को जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से हमें यह भी देखना है कि टैक्स पेयर का भी एक हक है कि उसका कितना इनकम हुआ है, क्या उस हिसाब से टैक्स डिडक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ ज्यादा टैक्स भरा गया तो हम रिफंड भी ले सकते हैं। यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सबसे पहला मकसद यह है कि टैक्स लायबिलिटी जो होती है, जो टैक्स हमें भरना है, क्या वो सही तरीके से हम भर चुके हैं, यानी पहले टैक्स डिडक्ट हो चुका है, या कुछ और भरना है, या कुछ हमें वापस मिलना है। तो ये जानना ये हमारा भी राइट है। इसलिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न हर साल भरना जरूरी है। भले हमारा इनकम कभी कम हो कभी ज्यादा हो, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना है? जब आप लोन लेने के लिए जाते हो, किसी भी तरह का लोन हो, अभी नए एक्टर्स है, मुंबई में नए आए हैं, तो उनको व्हीकल चाहिए, उनको मुंबई में नहीं मिल रहा है प्लेस, तो फिर कहीं नजदीकी जगह पे घर चाहिए, उसके लिए लोन लेना है। तो बैंक इमीडिएटली क्या पूछती है आपसे? 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, भरा है कि नहीं उसके डिटेल्स दे दो, आपकी बैलेंस शीट सबमिट करो। यानी अगेन इट इज रिलेटेड टू द इनकम टैक्स रिटर्न, और हमारे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पहले कभी हमने नहीं भरा होगा तो फिर वो दौड़ना शुरू हो जाता है, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, कौन भर के देखा, वो कंसल्टेंट को पकड़ो, उसको रिक्वेस्ट करो कि 3 साल के बना के दे दो फटाफट। तो उससे अच्छा अगर पहले से ही हम ये करते रहे तो वो प्रॉपर सीक्वेंस में चलता रहेगा। जब भी हमें जरूरत है वो 3 साल के रिटर्न हमारे पास अवेलेबल रहेंगे और हम उसको सबमिट करके दे सकते हैं। अगर ये इनकम टैक्स रिटर्न भरना नहीं है तो हम सोचेंगे कि ये कैसे भरे, कौन सा रिटर्न भरे, कैसे भरना है।
तो अभी आप सब भरते हो तो सबके ये तो मालूम है कि आपका एक इनकम टैक्स एक प्रोफाइल क्रिएट किया गया है, सबको उसका पासवर्ड मालूम है। यह सब आपके जो कंसल्टेंट है उसी के पास रहता है। अगर वो प्रोफाइल का पासवर्ड भी हमारे पास मालूम होगा तो काफी अच्छा रहता है। वो क्यों अच्छा रहता है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। योर पैन कार्ड शुड बी लिंक्ड विद द आधार कार्ड, ये तो कंपलसरी हो चुका है। यानी अगर आज तक आपने नहीं किया होगा तो अभी आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि अभी वो डेट निकल चुकी है। पैन कार्ड एक्सटेंडेड टू 31 मार्च, तो अभी टाइम है। तो अगर वो पैन और आधार लिंक नहीं हुआ होगा तो जल्द से जल्द वो भी कर दो, क्योंकि अभी एक बार वो पैन आधार से लिंक हो गया तो वो आधार हर जगह पे लिंक है, और इसलिए आपका कहीं पर भी सोर्स क्रिएट होता है इनकम का तो कहीं ना कहीं से वो इनकम टैक्स के डेटा में वो आता रहता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम भी नहीं होता कि अरे ये भी इनकम हमें दिखाना है, लेकिन जब आप इनकम टैक्स प्रोफाइल ओपन करते हो तो वहां पे पता चलता है अरे मेरा सेविंग का इंटरेस्ट भी इधर आ गया, मेरा एफडी का इंटरेस्ट भी इधर आ गया, मेरा और कोई प्रॉफिट कहीं पे हुआ होगा तो वो भी आ गया। यानी सिर्फ हमें मुझे शूटिंग से कितने पैसे मिल रहे हैं और उसका कितना टैक्स भरना है ये नहीं सोचना है। देयर आर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। अभी कुछ आर्टिस्ट तो ऐसे होते हैं कि जो नौकरी करते हैं तो उनको तो सैलरी मिलती है, तो ये एक उनका हेड हो गया इनकम का, तो सैलरी का टीडीएस डिडक्ट होगा, वो प्रॉपरली भरा जाएगा। साइड बाय साइड सैटरडे संडे वो शूटिंग करते हैं, ये एक एडिशनल इनकम उनका हो गया, एडिशनल सोर्स हो गया। आप जैसे हो गए वो फुल फ्लेज इसी इंडस्ट्री में है, उनका भी एक सोर्स है, दैट इज वी कॉल इट बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी का वगैरह, कहीं से रेंट मिल रहा है, 2 घर है मैंने एक भाड़े पे दे दिया उसका भाड़ा मुझे मिल रहा है, दैट एवरीथिंग इज काउंटेड, और ये सब हेड्स मिलके हमारा टोटल इनकम बनता है। तो इसलिए सिर्फ हमें आज इतना ही नहीं देखना है कि मेरे जो पैसे मिल रहे हैं उसके ऊपर का टीडीएस का क्या है, मेरे इतने सारे सोर्सेस है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, वो सब टोटल इनकम मेरा आ रहा है कि नहीं, और उसके ऊपर का टीडीएस कट हो रहा है कि नहीं, और वो डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं। अब ये टोटल हमारा इनकम कितना हुआ पूरे साल भर में, ये देखने के बाद, ये कैलकुलेट करने के बाद फिर हम जाते हैं डिडक्शंस के ऊपर कि इसमें क्या क्या मुझे माइनस करना है इनकम से, क्योंकि इतना सारा इनकम के ऊपर मैं टैक्स क्यों भरूं। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्शंस दिए हैं आपको। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसका आपको डिडक्शन मिलता है, आपको हेल्थ पॉलिसी का डिडक्शन मिलता है, बच्चों के एजुकेशन का डिडक्शन मिलता है, मेडिकल कुछ एक्सपेंसेस होते हैं उसका मिलता है, आप डोनेशंस देते हो उसका मिलता है, पीपीएफ का आपको मिलता है। तो कई सारे ऐसे सेक्शंस है कि जहां पे आप खर्चा करते हो वो खर्चे आपके इनकम में से माइनस करके आपको वो डिडक्शंस गवर्नमेंट ही दे रही है, वो एग्जामिशंस है। और ये सब मिलके माइनस करके जो नेट अमाउंट बचेगा वो देखा जाएगा कि आपके ऊपर टैक्स कितना आएगा, दैट इज नेट टैक्सेबल इनकम। यानी पहले सबके सब सोर्सेस का टोटल, उसके बाद जितने भी डिडक्शंस है वो माइनस करना, और फिर जो बाकी रहेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स कितना आता है वो कैलकुलेट करना। वो कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि भाई हमारा टीडीएस कितना कट हुआ है। यानी अगर मेरा टैक्स लायबिलिटी 40,000 का आ रहा है और मेरा टीडीएस 70,000 रुपए है, तो रिटर्न में आएगा और बाद में वो 30,000 हम रिफंड क्लेम करते हैं। लेकिन 40,000 के बदले 20,000 का अगर टीडीएस कट हुआ है तो 20,000 मुझे जेब से भरना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा अपना प्रोसीजर होता है कि जो हम इनकम टैक्स रिटर्न के लिए लेते हैं। अभी इसमें इनकम टैक्स रिटर्न में एक थोड़ी चीज और होती है कि
आर्टिस्ट जब हम देखते हैं तो चाइल्ड आर्टिस्ट भी आता है. आई थिंक दैट वाज अ क्वेश्चन रेज बाय समवन. हाँ, कि चाइल्ड आर्टिस्ट का अगर इनकम है तो उसको कैसे क्लब करना है, क्या करना है. अभी बच्चों के लिए कैसा होता है यार, माइनर्स, तो उनके लिए दो टाइप के इनकम देखे जाते हैं. एक जो उन्हें मिला है और दूसरा जो उन्होंने कमाया है. मिला है का मतलब गिफ्ट है, या मेरे डैडी ने मेरे नाम से एफडी रखा था, मैं छोटा हूं इसलिए उसका इंटरेस्ट जमा हो रहा है, वो मिला है. लेकिन मैं सिंगर हूं, मैं एक्टर हूं, मैंने कहीं पे पार्टिसिपेट किया है किसी इवेंट में, और यहां पर मुझे कुछ प्राइज मनी मिला है, तो ये मेरी कमाई है. तो फर्क समझ में आया? एक मिला हुआ और एक कमाया हुआ. जो मिला हुआ इनकम है वो उस बच्चे का इनकम नहीं है, क्योंकि वो उसके दूसरे किसी ने दिया हुआ, या उसके डैडी ने या माँ ने इन्वेस्ट किया हुआ, जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके ऊपर का इंटरेस्ट है. इट हैज टू बी क्लब्ड विद द पेरेंट्स, क्योंकि उसके ऊपर वो नहीं होता तो दूसरा कोई होता. लेकिन जो कमाया है वो उसका खुद का है, उसके लिए उसका पैन कार्ड निकालना जरूरी है. हम्म. हम्म. नहीं नहीं, वो जो है ना वो डीम्ड उसके ही नाम पे जाएगा. यस यस यस. जो उसकी कमाई है उसको अगर आप इन्वेस्ट करते हो और उसका इनकम मिलता है ना, तो उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है? ओरिजिनल सोर्स उसकी कमाई है. सो वो जाएगा. बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आप उसको भर रहे हो, या तो तब जो भी पेरेंट्स है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे, स्कूल रजिस्टर करेंगे, और फिर उसको भर देंगे. दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ऐसा आया था कि वेल, हाँ, अगर वो स्लैब के हिसाब से आता है तो वो दैट विल बी पेड. यस यस. Yes, yes, yes. Being representative SSC, that person has to fill up the form and complete all the. Yes, yes, yes. PAN card sub formality as if he is a major. Business and profession उसमें ही रहेगा, बिकॉज इज एन आर्टिस्ट. तो वो बाकी जैसा है वैसा ही वो है, सिर्फ वो माइनर है इसलिए खुद नहीं भर सकता. तो इट विल नॉट बी क्लब. इट विल नॉट बी क्लब. बाकी जो उनका उसका इंटरेस्ट का वगैरह है वो क्लब हो जाएगा. लेकिन जैसा उन्होंने बोला कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसके पैसे ही इन्वेस्ट हुए, तो वो भी क्लब नहीं होगा, वो भी उसके इनकम में ही क्लब होके टोटल इनकम में गिना जाएगा. सो हो सकता है कि सेकेंड ईयर उसको जो भी फीस मिली होगी प्लस उसका इंटरेस्ट होगा, ये उसका टोटल इनकम हो, एंड दैट विल बी फाइनलाइज्ड एंड रिटर्न विल बी फाइल्ड अकॉर्डिंगली. पैन कार्ड निकल सकते हैं. यस. बीइंग उसके जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करना है, जो भी प्रूफ्स देने हैं वो अपलोड करने हैं, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन होता है, और उससे पैन कार्ड निकल जाता है. दैट इज इजी प्रोसीजर नाउ डेज. और अगर कुछ भी क्वेरी है तो विद इन 48 आवर्स हमें ईमेल आता है. जो भी कम पड़ा होगा उसका 48 आवर्स में ईमेल आता है. सो वी हैव टू जस्ट अटेंड दैट एंड वी गेट इट. और उनका पैन कार्ड आने के लिए अगर टाइम है तो हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आजकल. ई पैन जो होता है वो, तो वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं. अभी उसमें और एक क्वेरी था मिसमैच का, कि टीडीएस कई बार ऐसा होता है, टीडीएस मिसमैच हो जाता है. अभी मिसमैच के अलग अलग रीजन है. एक रीजन ये है कि बराबर भरा नहीं गया इसलिए मिसमैच हो गया. यानी हमने जब टीडीएस के पूरे डिटेल्स रिटर्न में भरे हो गए, या फिर कंसल्टेंट ने भरे हो गए, तो अभी नया जो पोर्टल है वो काफी स्मार्ट है. बहुत सी चीजें पहले से उस पर भर के आती है, तो इसलिए हमें कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ उसमें चेंज करना होगा तो वो देखना है. तो कई बार ऐसा होता है, अरे हाँ ये तो भरा ही है, तो हमें देखने की जरूरत नहीं, हम आगे जाते हैं, वो हम सिर्फ ओके करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और आगे जाते हैं. लेकिन उसमें कुछ छोटे छोटे क्लॉजेस होते हैं कि जो हम नहीं भरते. तो अगर वो नहीं भरा है तो हमारे रिटर्न में वो हमने टीडीएस दिखाया,
लेकिन जब प्रोसेस होके आ गया तो उसका क्रेडिट हमें नहीं मिला, ये हो सकता है। तब सेक्शन 154 से हम रेक्टिफिकेशन डालेंगे, हमारे सामने वो पूरा ये ओपन होगा टीडीएस का, हमें पता चलेगा कि कौन से पार्ट्स है जो हमने नहीं भरे हैं, उसको क्लिक करते जाने का एंड रीसबमिट इट, इट इज प्रोसेस्ड एंड यू गेट द रिफंड। दिस इज वन टाइप ऑफ मिसमैच। दूसरा जो मिसमैच है वो जरा सीरियस है, वो इसकी वजह से आता है कि आप काम करते हो, आपको पैसा मिलता है, टीडीएस डिडक्ट होके पैसा मिलता है, क्योंकि इट इज एज पर द एक्ट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर टू डिडक्ट दैट टीडीएस। आप ये एज्यूम करते हो कि टीडीएस उसने डिपॉजिट किया है और बगैर कंफर्म किए फ्रॉम द साइट, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास पासवर्ड होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप खुद प्रोफाइल बार बार चेक कर सकते हो कि जो टीडीएस कट हुआ है वो उधर 26A में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न्स भरने पड़ते हैं, तो हर क्वार्टर के बाद इट इज देयर ऑब्लिगेशन टू डिपॉजिट दैट अमाउंट, और डिपॉजिट के 4-5 दिन के बाद वो आपके 26A में रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो बता दूं ना मैं आपको, तो इसलिए वो पासवर्ड अगर आपके पास होगा तो वो आप कंटिन्यूटी में चेक कर सकते हो, तो आप उनके पीछे लग सकते हो कि अरे भाई 16A दे दो, हमारा टीडीएस अभी तक हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगी तो थोड़ा उनको शर्म आएगी कि हर 3 महीने के बाद ये बंदा आ रहा है अपने पास, चलो कम से कम इसका तो दे दो, इसका दे दिया तो वो दूसरा बोलेगा अरे मेरा मिल गया इसका नहीं मिला। ऐसा ही अगर हो सकता है तो दैट इज वन सॉल्यूशन। तो जब आपको मिल जाता है पैसे, प्रोसेस होके आता है, तो आपको पता चलता है कि टीडीएस शायद भरा नहीं गया है और इसकी वजह से वो मिसमैच आ रहा है। तो हमें देखना है कि अभी टीडीएस अगर नहीं भरा होगा तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए दो चीजें हैं। एक चीज मैं कहूंगा इट इज प्रिवेंटिव, यानी पहले से हमें करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये कंफर्म करो कि आपके पैन के पूरे डिटेल्स प्रोड्यूसर के पास है, क्योंकि इसमें दूसरी चीज ये है कि अगर पैन डिटेल्स नहीं है और प्रोड्यूसर ने टैक्स डिडक्ट किया होगा तो ही मे बी डिडक्टिंग 20%, क्योंकि इट इज एज्यूम दैट यू डोंट हैव पैन। तो इसलिए हमारे पैन डिटेल्स पहले उसके पास जाने चाहिए। दूसरी चीज जो थोड़ी मुझे डिफिकल्ट लगती है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आपका जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट में, और ये कलेक्टिव होना चाहिए सबके, यानी एक करेगा दूसरा करेगा ऐसा नहीं, बीइंग सिंटा कैन टेक इनिशिएटिव आई थिंक इस बारे में, कि वो एग्रीमेंट में ये एक क्लॉज आए कि इतना अमाउंट ये कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीड प्राइस है और इसके ऊपर पेमेंट के वक्त 10% डिडक्ट किया जाएगा। भले ही वो बाद में लेट आपको एग्रीमेंट मिला, सही समय पे नहीं मिला, फिर भी वो एक प्रूफ आपके पास हो जाएगा कि आपके एग्रीमेंट में वो एक क्लॉज है कि मुझे 10 लाख रुपए मिलने वाला था, 1 लाख डिडक्ट करके 9 लाख। सो दिस इज प्रिवेंटिव। जैसा मैंने पहले ही कहा कि अगर आप आपका प्रोफाइल हर थोड़े दिन के बाद देखते रहोगे तो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं ये भी पता चलेगा, तो वो भी एक प्रिवेंटिव है। इनकम टैक्स का ई फाइलिंग में आपका पैन नंबर डालने का, वो पासवर्ड डालने का, तो आपका प्रोफाइल ओपन होता है, उसमें फाइल रिटर्न क्लिक करने का, फाइल रिटर्न में लिस्ट में नीचे 26A करके दिखता है, उस पर क्लिक करोगे तो जो असेसमेंट ईयर है वो डालने के बाद कौन से पार्टी से आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो पूरी लिस्ट कि जिन्होंने भी डिपॉजिट किया है वो पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। हाँ वही मैं आपको बताया कि वो पासवर्ड आपके पास रहेगा तो अच्छा रहेगा। वो आप सीए को
आपका इनकम टैक्स जो भरते होगे ना, उनके पास वो पासवर्ड है। नहीं नहीं, दैट इज देयर ऑब्लिगेशन, अगर पूछा तो देना चाहिए ना। क्या करे फिर, याद क्यों नहीं भरा है? अभी 2021 का भी निकल गया, 22 का भी निकल गया, तो नोटिस आएगी तब भरने का भी। किसका? हाँ। नहीं, कैसा है ना, वो हर क्वार्टर भरना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर जुलाई जून तक का हुआ है, तो नॉर्मली 15 अगस्त के बाद आप देखोगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा। 31 दिसंबर का है तो फेब्रुवरी फर्स्ट वीक तक वो रिफ्लेक्ट होगा। 31 मार्च का जो है वो मई में आपको दिखाई देगा। तो इसलिए वो बोलते होगे कि आप मई में देखोगे तो पूरे साल का देखो, लेकिन पूरे साल का देखने से अच्छा है अगर पहले से ही आप चालू करते हो देखना हर 3 महीने के बाद, तो आपको ही अंदाजा आता है कि अरे फर्स्ट क्वार्टर का मिला नहीं है अभी तक, मिल गया चलो अच्छा हुआ, सेकंड का नहीं मिला है, या पिछले 2 क्वार्टर का नहीं मिला है, तो उतना फॉलोअप आप ज्यादा कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, मई में के बाद ये सब चीजें शुरू होते हैं, 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, तो वैसे ही आप रिटर्न भर देते हो। तो उससे अच्छा है कि पहले से अगर जोर लगाओगे तो हो सकता है कि एक क्वार्टर तो एडिशनल मिल जाए। तो ये सब प्रिवेंटिव है। और अगर ये प्रिवेंटिव करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट तो प्रोड्यूसर को करनी ही है कि जो भी आपके खाते में क्रेडिट हुआ होगा पासबुक में, वो अमाउंट, और आपके जो अग्रीमेंट की अमाउंट है वो, ये अगर आप एज अ प्रूफ उनको दिखाते हो कि भाई एज पर एग्रीड दिस एंड दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड, इसका मतलब ये टीडीएस है, और आपने अभी तक 16 हमें नहीं मिला है, यानी आपने टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया है, तो प्लीज करो थोड़ा। कौन सा? वो अगर लेट भरते हैं तो उनको वो पेनल्टी पड़ेगी, आपको क्लेम मिल सकता है, उनको पेनल्टी लगेगी। लेकिन जब आपको आएगा तो आपको आपके रिटर्न में भी वो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से साल का ये टीडीएस है, लेकिन दैट कैन बी क्लेम्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका पैन नहीं है और 20% डिडक्ट किया, तो जब भी आप रजिस्टर हो जाओगे यू कैन क्लेम दैट 20%। हाँ, अभी बताता हूँ, उस पर मैं आ रहा हूँ। अभी उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस या क्या है, तो ये होने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ, तो आपका जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास आप कंप्लेंट कर सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिस में। वो, हाँ, वो आपके प्रोफाइल पे ही पता चलता है कि आपका असेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे ऑफिस है, किधर आपको जाना है। डेफिनेटली डेफिनेटली सी विल। नहीं, बैंगलोर में उनका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन मुंबई वाले सब इधर ही जाने वाले हैं। आपका असेसिंग ऑफिसर यहीं पे रहेगा। फेसलेस हुआ है इसलिए सब कंप्यूटराइज हो चुका है, लेकिन जहां पर भी मैनुअल ये करना है, एडजस्टमेंट्स करनी है, उसके लिए वो एओ बैठे हैं। सो उनके पास अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये पूरा कंप्लेंट देते हैं, अपील करते हैं, तो फिर उनकी प्रोसीजर शुरू हो सकती है। और उसके लिए वो जो टैक्स के जो रूल्स है वो काफी अच्छे हैं, यानी उनके पेनल्टी भी है। 10,000 से लेकर 1 लाख तक का उनको फाइन पड़ सकता है। उनको बोला जाएगा कि स्टिपुलेटेड पीरियड में कि आप ये भर दो, टीडीएस रिटर्न भरो। अगर वो भी उन्होंने नहीं भरा तो उनको जेल भी हो सकती है, 3 महीने से 7 महीने तक मैक्सिमम। यानी यस, पहला कंप्लेंट आपका प्रोफाइल से जा सकता है, और बाद में आप वो कंप्लेंट की कॉपी लेकर बाकी आपका सब डिटेल्स लेके एओ के पास जा सकते हो। हम्म, अगर वो भरेंगे तो हम रिवाइज कर सकते हैं।
उन्होंने कंफर्मेशन अगर आपको बाद में दिया, कि ऐसा है कि आपको रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख रहती है हर साल 31 जुलाई, बराबर है। तब तक आपके कहने के हिसाब से कि आपका टीडीएस नहीं दिख रहा है, तो आपको बोला गया है कि आप पहले आप रिटर्न फाइल करो, बाद में रिवाइज करिए। तो आप 31 जुलाई से पहले आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, और बाद में आप 31 दिसंबर तक आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नहीं, 31 दिसंबर से पहले तो उनको भी फाइल करना पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद वो भी फाइल नहीं कर सकते। हाँ जी, अभी नहीं कर सकते आप, अभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसमें दूसरा रास्ता ये है कि आपने टीडीएस क्लेम किया हुआ है, आपने रिटर्न फाइल किया, उसमें टीडीएस क्लेम किया, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला, ठीक है, ओके। आपका रिटर्न जो आपने आपने फाइल किया है, आपका अभी प्रोसेस हुआ है क्या? हाँ जी। नहीं नहीं, रिवाइज करने का सवाल नहीं है। आपने जब भी 31 जुलाई को रिटर्न फाइल किया, तभी जो भी इनकम आई थी आपको, वो आपने दिखाई थी? नहीं नहीं, आपने पूरी इनकम दिखानी चाहिए थी, और टीडीएस भी पूरा क्लेम करना चाहिए था। भले वो नहीं दिखता है, आपके 26 एज में नहीं दिखता है, फिर भी आपको पता है कि उन्होंने टीडीएस काटा हुआ है, तो आपने क्लेम करना चाहिए। नहीं नहीं, आपको आपकी पूरी इनकम दिखानी है, और जितना भी टीडीएस कटा है, भले वो दिखता है या नहीं दिखता है, आपको क्लेम करना है। हाँ, आपको क्लेम करना है। हाँ, ठीक है, ऐसा है कि टीडीएस तो कटा है आपका, तो उनको तो भरना ही है, अगर नहीं भरते तो वो डिफॉल्ट में है। देखिए, बराबर है, आपकी बात बराबर है। देखिए, ऐसा होता है कि मैं जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले जो भी इनकम है आपकी, वो आप दिखाइए, टीडीएस क्लेम करिए, भले भरा है कि नहीं भरा है। अभी आपने रिटर्न फाइल करने के बाद वो रिटर्न प्रोसेस हो जाती है, आजकल तो जल्दी हो जाती है, रिटर्न फाइल करने के बाद हफ्ते भर में हो जाती है, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने अगर समझो 50,000 का टीडीएस क्लेम किया है, आपको 30,000 का ही क्रेडिट मिला, क्योंकि 20,000 भरा नहीं है क्या। लेकिन वो आप बाद में आप उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, और रेक्टिफिकेशन के लिए आपके पास 2 साल का टाइम होता है, आपके पास 2 साल का टाइम होता है। समझो आपने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल किया, आपका 15 अगस्त तक आपका रिटर्न प्रोसेस भी हो गया, और आपका डिमांड खड़ा हो गया, क्योंकि आपने ज़्यादा टीडीएस क्लेम किया, उतना टीडीएस क्रेडिट अवेलेबल नहीं था, तो आपका डिमांड खड़ा किया। लेकिन उसका समझो अभी अभी जनवरी में आपको क्रेडिट मिल गया है, नहीं आ रही है? अभी देखिए, देखिए अभी ऐसा है, आ रहे अभी। तो ये है ना, आप कभी भी रेक्टिफाई करा सकते हो, रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, जब भी आपका क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद आप कभी भी रिफ्लेक्ट वो रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो या तो मतलब डिमांड आया होगा तो डिमांड निकल जाएगा, या तो रिफंड कम आया होगा तो रिफंड बढ़ जाएगा। लेकिन आपको जो भी आपकी इनकम है उसको सही विवरण आपको सबमिट करना है, वो जरूरी है। ऐसा नहीं कि बाबा टीडीएस, जितना टीडीएस दिख रहा है उतना ही आप इनकम दिखाओगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। बराबर है। अभी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रिवाइज रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख थी 31 दिसंबर। दिसंबर, अभी नहीं कर सकते।
हाँ, अभी एक गवर्नमेंट ने और एक ऑप्शन दिया है आपको, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिससे आप आपकी इनकम बढ़ा सकते हो, लेकिन उसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट की मार पड़ेगी, तो उसका एडिशनल टैक्स आपको लगेगा, और उसके सामने आपको टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा। तो इसमें आपको कोई फायदा नहीं होता है। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर आपको जो भी आपकी ओरिजिनल जो आपने रिटर्न में लायबिलिटी दिखाई है और अभी जो दिखा रहे हैं, तो डिफरेंस के ऊपर आपको एडिशनल इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप जो भी इनकम है आप दिखाइए और उसका टीडीएस क्लेम करिए आप, भले वो दिखता है या नहीं दिखता है, आप क्लेम करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो पहले डिसअलाउ हो जाएगा क्रेडिट, लेकिन जब भी वो टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा 26 में, आप उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपकी वो एक साल की जो भी इनकम है, आप अपने हिसाब से जो भी इनकम बनती है वो दिखाइए। जी नहीं सर, उसमें भी इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है कि अगर आपके इनकम पे टैक्स कटी है तो वो टैक्स की अमाउंट गवर्नमेंट आपसे क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आपके पास सब रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। जैसे मिलिंद जी ने बताया कि आपको पहले एग्रीमेंट चाहिए आपके पास, आपकी जो भी आप इन्वॉइसेस रेज करते हो उसकी कॉपी रहनी चाहिए, आपके बैंक स्टेटमेंट रहनी चाहिए। आप दिखा सकते हो ऑफिसर के पास कि वो मुझे ये, मैंने ये इन्वॉइसेस रेज किए थे, उस हिसाब से मैंने ये इनकम दिखाया है, मेरा ये टीडीएस कटा था, मैंने टीडीएस क्लेम क्लेम किया था, लेकिन सामने वाले ने टीडीएस भरा नहीं है, तो ये मेरी, इसमें मेरी गलती नहीं है। तो ये आप मुझसे टैक्स नहीं क्लेम कर सकते, आप उनसे क्लेम करिए, लेकिन उसके लिए आपने को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है। हाँ जी। नहीं, ऐसे रूल नहीं है इनकम टैक्स में। हम लोग तो यही चाहेंगे ना, जो भी जिसका टैक्स करता है वो तो वही चाहेगा कि वो ऐसा रूल हो जाए, लेकिन ऐसे देखिए, ये जो टीडीएस की जो प्रोविजंस आई हुई है ना, सी, ये टीडीएस की जो प्रोविजन गवर्नमेंट ने लाई है, उसका मेन कारण ये है कि बहुत सारे लोग वॉलंटरी टैक्स पेमेंट नहीं करते थे, रिटर्न फाइलिंग नहीं करते थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने इस टीडीएस का प्रोविजन लाए हुए हैं। पुराने आर्टिस्ट जो हैं, जो अभी सीनियर सिटीजन है, अभी उनके पास पैसा है नहीं है, काम नहीं है, और वो अपने कैसे भी चलाते हैं। और अगर मिला भी कभी ना कभी तो वो वाइट पैसे दे देते। उसके लिए क्या है सीनियर सिटीजन के लिए? देखिए, अगर आपका इनकम नहीं है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, अगर इनकम है तो ही फाइल करना जरूरी है। नहीं, हमारी आपकी अगर साल की इनकम, अगर आपका लिमिट होगा, अगर 3 लाख रुपया लिमिट है, अगर सीनियर सिटीजन है, नहीं, 60 से ऊपर है, तो उनके लिए 3 लाख का लिमिट है आज की जब तारीख काम में। रहेगा तो ही होगा, नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, तो अगर नहीं इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से वो एग्रीमेंट में क्लॉज होगा टीडीएस का, आप एक बार एग्रीमेंट देख लीजिए। नॉर्मली क्लॉज होता ही है वो, होता है, होता है, होना ही चाहिए वो। हाँ जी। हाँ जी। जी, वैसे मिलिंद जी ने बताया ना, जो प्रिवेंटिव है, कि वह देखो हर डिडक्ट जो भी टैक्स काटता है, उसको वो हर महीने में टीडीएस बना जरूरी होता है। जैसे आप मई महीने अब ये दिसंबर महीने का टैक्स जो है, उसको दिसंबर खत्म होने के बाद 7 दिन में भरना होता है, मतलब 7 जनवरी तक भरना होता है। और उसका रिटर्न जो होता है, मतलब टैक्स हर महीना भरना होता है उसको, और उसका जो रिटर्न जाता है वो हर 3 महीने जाता है।
जैसे अप्रैल टू जून का रिटर्न होता है उनको जुलाई 15 भी करना पड़ता है। जुलाई टू सितंबर का टीडीएस का रिटर्न उनको 15 अक्टूबर तक करना होता है। तो 15 सितंबर, 15 जुलाई के बाद, आप 20 जुलाई के बाद आप 26 से चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो टीडीएस कटा है वो सामने वाले ने भरा है कि नहीं भरा है। और जो टीडीएस काटता है उसको हर 3 महीने का टीडीएस, क्वार्टरली टीडीएस सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है, ना कि पूरे साल का एक टीडीएस सर्टिफिकेट। उसको क्वार्टरली टीडीएस देना मैंडेटरी है। तो आप उसको फॉलो अप करोगे, मेल भेजोगे, सब लोग ने मेल भेजना चालू करेंगे तो शायद हो सकता है कि उनके यहाँ से भी कंप्लायंस बढ़ जाएगा। हम्म। सब ये सिचुएशन सही है। हाँ जी। नहीं, बेसिकली उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपका आपने इनकम कितना कितना दिखाया उसमें सर्टिफिकेट में, वो टैक्सेबल लिमिट के आगे ऊपर है, बिलो टैक्सेबल है, तो आपको रिटर्न फाइलिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका इनकम अगर बिलो टैक्सेबल है आपकी, तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे मिलिनी ने बताया, इट इज एडवाइजेबल, इट इज बेनिफिशियल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आपके बेनिफिट के लिए आपको रिटर्न फाइल करना जरूर, मतलब करना चाहिए आप लोगों ने। आगे जाके कभी जैसे लोन की जरूरत पड़ती है या कुछ आपको एसेट लेनी है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, उसके लिए कर्जा लेना है, तो तभी वो बैंक इनकम टैक्स की रिटर्न मांगती है, तो तभी वो काम आ जाती है। हाँ। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है, आप इनकम भी कम दिखा रहे हो ना, आप आपकी इनकम भी कम दिखा रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि देखिए जैसे आपका 20,000 रुपया टीडीएस कटा हुआ है, बराबर है, उसमें से 10,000 रुपया दिख रहा है, 10,000 रुपया नहीं दिख रहा है, बराबर है।
तो आपने रिटर्न फाइल करते वक्त कितना दिखाया, इनकम कितना दिखाया, एक ही कंपनी का दिखाया, दोनों कंपनी का दिखाया? दोनों कंपनी का दिखाना चाहिए। मेरा कहने का वही था, मतलब आपने जो भी इनकम है वो दिखाइए आप, उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है वो दिखाइए, और टीडीएस भी दोनों का क्लेम करिए आप, भले वो दिखता नहीं है, फिर भी आप दोनों का क्लेम करिए। शुरू में आपको जो दिखता है उतना ही मिलेगा, लेकिन जब भी वो सामने वाला टीडीएस भरेगा, जब रिफ्लेक्ट होगा, आप उसके लिए रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हो, करेक्शन फाइल कर सकते हो, तो पूरा क्रेडिट मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको। तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए, आप पूरी इनकम दिखाइए, पूरा टीडीएस क्लेम करिए, तो आपको आगे जाके वो फैसिलिटी आपके लिए ओपन रहेगी। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, लेकिन ये रिवाइज फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही दिखाइए उसको पहले। जैसे रिवाइज फाइलिंग की तारीख है आप 31 दिसंबर, उसके बाद ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप रिवाइज कैसे फाइल करोगे? नहीं पड़ेगा ना सर, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर वो काटा है उन्होंने, उन्होंने भरा ही नहीं, लेकिन उसके आपके पास सब उसके रिकॉर्ड है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, आपके पास आपने बिल भेजे हैं, उनके बिल है आपके पास, और आपका जो बैंक पासबुक में आपकी एंट्री आई हुई है कि वो दोनों, जितना मैंने बिल रेज किया था उसके हिसाब से कितना टीडीएस कट के मुझे कितना पैसा मिला है, आप दिखा सकते हो। हाँ ठीक है, जो भी, हाँ जो भी है, आप बिल तो रेज करते हो, सामने वाले को बिल देते हो, बिल भेजते हो ना? हाँ, 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 एक कॉपी रखी है, एक कॉपी तो रखनी चाहिए आपने। हाँ, हाँ जी, लेना ही चाहिए, तुरंत लेनी चाहिए, और आपका राइट है। हाँ तो ठीक है ना, आपको आपका टीडीएस का पैसा मिल गया है, आपने 20,000 रुपये क्लेम किया था, आपको क्रेडिट 10,000 का मिला, 10,000 का आपको आपको डिमांड आ गया, तो आपको भरना पड़ेगा, बात खत्म हो गई ना। नहीं, सिर्फ आपको डिमांड आएगा ना, आपको डिमांड आएगा, क्योंकि आपने 20,000 क्लेम किया, आपको 10,000 का क्रेडिट मिल गया, तो 10,000 का आपको डिमांड रेज हो जाएगा, लेकिन वो डिमांड का पैसा आपको प्रोड्यूसर ने दे दिया कैश में, तो आपको गवर्नमेंट को 10,000 रुपये देना है, जो डिमांड आएगा, जो डिमांड खड़ा हो गया वो आपको देना है। सीए के पास रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होता है, वो आपका सीए भी देख सकता है और आप भी देख सकते हो, इसके लिए आपके पास वो इनकम टैक्स का फाइलिंग का पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, आप कभी भी देख सकते हो, आप मांग सकते हैं ना, आपको हर 3 महीने, 3 महीने आपको, हर 3 महीने आपको मांगना है उसे। हाँ दिखाइए।
यही आपने दिखाया होता, रिटर्न में दिखाया होता पहले से, तो इसका फायदा होगा। प्रॉपर प्रॉपर आपको एड्रेस नहीं मिला। तीस दिसंबर को हाँ जी। जैसे ये टीडीएस का तो थोड़ा काफी इजी हुआ है गवर्नमेंट का, ये तो 1 महीने के अंदर वापस आता है। ये थोड़ा सा जीएसटी के रिफंड पे आप थोड़ी रोशनी डालें, थोड़ा सा उसको हमको समझाइए। बताइए जीएसटी के बारे में क्या क्वेरी है आपकी? मैंने अभी पे किया था। हाँ कुछ मेरे एक्टर्स थे जिनको मैंने टीडीएस से जीएसटी वो दिया था, तो मेरा बहुत तब वो इतना बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं, लेकिन फिर भी मेरा कम से कम तो 1,25,000 रुपए का जीएसटी कर गया। हाँ। तो उसको मुझे थोड़ा सा रिफंड के बारे में मुझे बताइए, कैसे मैं उसको कर सकता हूँ, या मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब आपने किसको जीएसटी दिया है? आप जिसको जिसको जो एक्टर ने आपको दिया है उनको आपने, उन्होंने आपको जीएसटी लगा दिया, लगा के बिल दिया, बराबर है? तो आपकी इनकम पे लायबिलिटी कितनी आई थी? आपको तो भी इनकम हुई होगी ना? इनकम की लाइफ अभी तो इन्वेस्टमेंट हुआ, हाँ अभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, हाँ तो इन्वेस्टमेंट में जो मैंने जीएसटी किया हाँ हाँ। उसको रिटर्न की मैं बात कर रहा नहीं, हूँ। उसका रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। देखो, उसका आप क्रेडिट लेके रख सकते हो। जब भी आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो उसका क्रेडिट आपको लेना चाहिए। और जब भी लाइबिलिटी हो जाएगी, जब ये काम पूरा हो जाएगा आपका, ये प्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जो इनकम आपको जनरेट हो जाएगी उसके सामने लाइबिलिटी आएगी आपकी। वो लाइबिलिटी के सामने ही आपको जो जीएसटी आपने भरा हुआ है उसका क्रेडिट मिल जाएगा आपको। जैसे जीएसटी का रिटर्न के बारे में बोल रहे हैं, तो बट सर का जो है वो फिर कंपनी होना चाहिए ना, देन ही कैन क्लेम फॉर जीएसटी। मेरी नॉलेज के लिए भी पूछ रही हूँ कि अगर उनको जीएसटी रिटर्न चाहिए तो आई हैव टू रन माय ओन कंपनी देन। आपको कंपनी होने की जरूरत नहीं है, मतलब कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, प्रोप्राइटरी भी हो सकती है। आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं तो अगर इंडिविजुअल आर्टिस्ट हाँ कैन रजिस्टर जीएसटी? हाँ, हो सकता है ना। अगर आपकी सालानी अगर ग्रॉस रेवेन्यू जो है आपका जी अगर 20 लाख से ऊपर है, ओके जो सर्विस चार्जेस आपको मिलते हैं काम के, राइट अगर 20 लाख से ऊपर है तो आपको तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, ओके। जरूरी है, आपको कायदे से जरूरी है। नंबर लेना जरूरी है, आपका मैंडेटरी है। इट्स मैंडेटरी। सर्टिफिकेट आता है सर उसका स्लैब है क्या, मतलब कि अगर आप 20 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो देर इज एनी स्लैब लाइक कि 20% 30%? स्लैब मतलब, हाँ, जो आप सर्विस देते हो उसके ऊपर एक रेट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने। ओके जैसे आपकी सर्विस के ऊपर 18% जीएसटी है, हाँ वो आप अपने बिल में लगा सकते हो। हाँ। आपको कलेक्ट करना है हाँ और गवर्नमेंट को भरना है। आपको आपके जेब से नहीं भरना है। फॉर नहीं, एग्जाम्पल, लेकिन सर ने जैसे बोला ना कि आर्टिस्टों को मैंने अपनी कंपनी से, जैसे मैंने आर्टिस्टों को अभी पेमेंट किया तो हाँ उसमें जीएसटी में मेरा हाँ, तो आर्टिस्ट लोगों ने इनको जीएसटी लगाया है ना उनकी बिल में। सो व्हेन एवर आई एम गोइंग टू फाइल जीएसटी तो वो मुझे 1,25,000 रुपए मिल जाएंगे? आपको मिलेंगे नहीं, आपको क्रेडिट मिलेगा उसका, अच्छा क्रेडिट। क्रेडिट मिलेगा। और जब भी आपका इनकम होगा जी तभी आपकी लाइबिलिटी फिक्स हो जाएगी, हाँ उसके सामने ये क्रेडिट आपको एडजस्ट हो जाएगा
और बाकी का पैसा आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। ओके। जैसे उन्होंने 50 लाख के ऊपर जीएसटी भरा, जब ये आर्टिस्ट लोगों से सर्विस लिया, आर्टिस्ट लोगों ने उनको जीएसटी लगाया 50 लाख के ऊपर, उनकी जो काम उन्होंने जो काम किया है उसकी वैल्यू होगी 80 लाख रुपया। तो 80 लाख रुपए पे जो जीएसटी बनता है उसके अगेंस्ट उनको जो 50 लाख के ऊपर हमने जीएसटी भरा है उसका क्रेडिट मिलेगा, बाकी अमाउंट उनको भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, तो इट्स अ क्रेडिट बेसिस। हाँ, उसका सर्टिफिकेट नहीं, बिल के ऊपर रहता है वो तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देना पड़ेगा। अगर सालानी आपको ग्रॉस ग्रॉस बिलिंग जो है आपका वो 20 लाख से ऊपर जाता है, ज्यादा है, तो आपको नंबर लेना जरूरी है। आपको जीएसटी नंबर लेने के बाद ही आप जीएसटी लगा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, 18%। हाँ जी, देखिए आपको बहुत सारे जैसे स्मॉल टैक्स पेयर्स है वो क्यूआरएमपी स्कीम में आते हैं, मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। आपको टैक्स का पेमेंट तो मंथली करना है, रिटर्न आपको क्वार्टरली फाइल करना है। नहीं नहीं, आपको क्वार्टरली फाइल करना है, करना ही है। नहीं नहीं नहीं, तभी आप लगा भी नहीं सकते, वो गैर कानूनी हो जाएगा। लगाने की जरूरत भी नहीं है और लगा भी नहीं सकते। 20 लाख से ऊपर 1 लाख का 1,18,00,000 तो 18,000 जो आएंगे वो मेरी पॉकेट से आएंगे, तब सरकार ने देगा। वो गवर्नमेंट को भरना है आपको, आप कलेक्ट कर रहे हो ना। हाँ, लेकिन एक बार आपका 20 लाख का हो गया तो आप टैक्स के दायरे में आ गए, तो फिर आपको टैक्स लगाना चालू करना होगा। हर साल आपको 20 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा। एक जब भी पहली बार आपको 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया तभी से आपको नंबर लेना है और तभी से आपकी लाइबिलिटी चालू हो जाएगी। नहीं, अगले साल भी अगर इनकम टैक्स कम है, जीएसटी टर्नओवर कम है, फिर भी आपको टैक्स कलेक्शन चालू करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हाँ, वो लाइब्रेरी चालू करने के लिए। हाँ, फिर भी 10 लाख के ऊपर आपको कलेक्ट करना है, उस गवर्नमेंट को भरना है। ओवर आप एक आप दायरे में आ गए तो आप कंटिन्यू रहे। नंबर हम वापस करना चाहें तो क्या प्रोसीजर आप सरेंडर कर सकते हैं। इसमें के लिए क्या मतलब उसका क्या रिप्रिकेशन क्या होता है? नहीं, रिपरकशंस मान लीजिए किसी एक्टर ने 2 साल जीएसटी भरा, के बाद में उसकी इनकम 10 लाख भी नहीं हुई, 5 लाख भी नहीं हुई, ऐसे जीएसटी नंबर अपना सर्वे कर, इसका क्या प्रोसीजर? प्रोसीजर के लिए आपको सर्वे कर दिया मान लीजिए, हाँ जी, उसके बाद मेरी इनकम 5 लाख 10 लाख रुपए भी नहीं रही साल की, तो मैं जीएसटी कैसे भरूंगा? तो क्या फिर भी मुझे कंपलसरी नहीं, जब तक आप बिजनेस कंटिन्यू करते हो तब तक आपको जीएसटी का प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज पूरी करनी रह पड़ेगी। हाँ, पता है मुझे। हाँ जी, नहीं, ये कारण से आप सरेंडर नहीं कर सकते हो। अगर आपने वो बिजनेस एक्टिविटी डिसकंटिन्यू की तो आप सरेंडर कर सकते हो। आप एक्टिविटी चालू ही है आपकी, सिर्फ मेरा टर्नओवर कम है इसके लिए मैं कर ऐसे नहीं हो सकता है।
देखिए, वो जो पैसा आप ले दे रहे हो उनकी सर्विस चार्जेस है। जो आपको सर्विस दे रहे हैं उसके वो चार्जेस लगा रहे हैं आपको। आप उसको कैसे देखते हो ना, उसके ऊपर आपको पॉइंट रहेगा कि भाई आप नहीं। देखिए, जो आपको सीए लगाता है, सीए आपको जीएसटी लगा चार्जेस लगाता है, तो वो उसके सर्विस का लगाता है। जैसे आपको आपकी सर्विस चार्जेस मिलते हैं वैसे सीए को मिलते हैं। यार सीए की फीस की रिबेट भी तो मिलती हाँ, रिबेट तो मिलती है ना। वो जीएसटी लगाता है उसकी भी रिबेट मिलती है आपको, मिलते हैं। देखिए, अगर आप जीएसटी रिटर्न खुद कर सकते हैं तो आपको सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सीए के पास क्यों जाते हो कि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसके लिए आप उसकी सर्विस लेते हो। हाँ जी, एग्जैक्टली। देखिए, जीएसटी आने से पहले अपने पास कितने लॉस थे। सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, सेंट्रल एक्साइज था, बहुत सारे लॉस थे। जीएसटी आने के बाद लगभग 22 लॉस खत्म हो गए। देखिए, अपने पास ये जो भी लॉज है कॉम्प्लेक्स है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आज जीएसटी आने के बाद प्रोसीजरल काम बहुत कम हो गया है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही लॉ फॉलो करना है। कि आपको जो सर्विस आप देते उसके अगर उस वो देने के लिए जो भी सर्विस लेते हो उसके लिए जीएसटी भरते हो तो आपको उसका क्रेडिट मिलता है ना। नहीं, तो वो रेस्टोरेंट का जो है वो नेगेटिव लिस्ट में है, उसके लिए नहीं मिलता है आपको। अगर आप सीए का सर्विस ले रहे हो तो वो जीएसटी लगाता है, वो आपको उसका क्रेडिट मिल सकता है, उसके ऊपर नहीं मिलेगा आपको। वो कॉस्ट होगी आपकी, वो कॉस्ट होगी। सब चीज का क्रेडिट नहीं मिलता है। हेलो सर। देखिए, कार के ऊपर आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। जी सर, ये टीडीएस से रिलेटेड है। जैसे कि एक्टर्स की बात हो गई तो 10% हमारा प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनल्स का 10% टीडीएस, ये रूल है, राइट? अच्छा, एक दूसरा है, जैसे मेरी एक कंपनी भी है, स्टूडियो है, जिसमें कि मल्टी लैंग्वेज ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ होती है। तो ये मैंने मालूम किया था सीए से कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो वर्क होता है ये कॉन्ट्रैक्ट में आता है, बिकॉज हमारा क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके ऊपर फिर जो है टीडीएस वहां से डिडक्शन होता है। तो मैंने ये मालूम किया कि 194C के तहत 1% डिडक्शन होना चाहिए इफ इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क। Yes. लेकिन जो हमारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, तो कुछ बड़े कुछ छोटे, तो वो क्या करते हैं, उसमें से ज्यादातर जो है वो 10% काटना चाहते हैं। उनको मैं समझा समझा के थक जाता हूँ, उनको मैं 194C का ये भेजता हूँ, सब कुछ भेजता हूँ, सीए से बात कराता हूँ, बट उसमें से कुछ तो मान जाते हैं कि अच्छा चलिए ठीक है, आपका हम 9% जो डिडक्ट किया था वो रिटर्न कर देता हूँ। तो 1% पे भी चलता रहता है। लेकिन कुछ हैं इतने जिद्दी हैं, बड़े बड़े क्लाइंट हैं, जैसे सदगुरु हैं, सदगुरु जो प्रवचन देते हैं ना इंग्लिश में,
तो उन्होंने उनका मेरे साथ काफी समय तक रहा, 2-2.5 साल तक मराठी चैनल पूरा मैं चलाता रहा रिकॉर्डिंग करके। तो लेकिन उन्होंने 10% ही काटा, हालांकि सब कुछ सबमिट किया लेकिन माने नहीं। इसी तरह कई बड़े लोग हैं जो कि ये मानते ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, लेकिन वो काटेंगे 10%। उनका क्या इलाज है? इलाज तो बेसिकली आप अभी रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हो, उन्हें मानना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कायदे के हिसाब से उन्होंने एक वारंटी काटना चाहिए। अगर वो मान नहीं रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन यही है कि आप उसको टीडीएस क्लेम करो, और क्या है। लेकिन वो तो गलत है वो, आप बोल रहे हो सही हो कि उन्होंने 1% ही काटना चाहिए। वो तो मैं करता ही हूँ, क्योंकि जब वो नहीं मानते हैं तो फिर अल्टीमेटली हमें बस वही होता है कि बड़ा अमाउंट रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। बिकॉज ऐसे कामों में हमें बहुत से लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। सही बात तो है। उनको पैसे देने हैं, अपना एक अमाउंट जो थोड़ी बहुत इनकम जो होनी है लिमिटेड, उसमें से इतना बड़ा अमाउंट भी रुक जाता है। तो वो एक इंतजार करना पड़ता है साल भर का, ये बड़ा नुकसान है। सही बात है। आपके वो आप आपने अकाउंट डिपार्टमेंट से बात करते हो, आप वहाँ पे आप या कौन से कहाँ से बात, किससे बात? डेफिनेटली अकाउंट डिपार्टमेंट से। उन्हें मानना चाहिए तो। हाँ, लेकिन उनको क्या लगता है कि जस्ट एक जनरल वे में चलते हैं वो, कि ये जो वॉइसिंग का काम है या रिकॉर्डिंग का काम है या म्यूजिक का, ये प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल्स का हम 10% ही काटेंगे। उनको एक पता नहीं किसने ज्ञान दे दिया कि प्रोफेशनल लोगों का 10%। मैंने बोला भाई ये प्रोफेशन नहीं है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स। मैं अकेले अगर प्रोफेशनल एज ए वॉइस करता हूँ, एज एन एक्टर काम करता हूँ तो, या एज ए सिंगर करता हूँ, सर्विस देता हूँ, तो प्रोफेशनल में आता हूँ। लेकिन हमारे साथ अगर आप म्यूजिक भी कराते हो, बैकग्राउंड भी, राइटिंग भी मैं करवाता हूँ, और रिकॉर्डिंग भी करवाता हूँ, मिक्सिंग भी करके जब सब कुछ देता हूँ, तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट के अंडर में कम से कम 25 या 30 लोग काम कर रहे होंगे। इट्स ए ग्रुप ऑफ लाइक पीपल वर्किंग फॉर यू। तो ये तो प्रोफेशनल हुआ नहीं, ये तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी एक के साथ, मेरे साथ एज ए कंपनी। तो ये सब समझाता हूँ, लेकिन ऐसे समझते नहीं है बहुत से लोग। ये सिर्फ अपने इंडस्ट्री में नहीं है, बहुत सारे इंडस्ट्री में है ये प्रॉब्लम। लेकिन उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। सामने वाला अगर सुनता है तो ही वो बात बनती है, अदरवाइज बात बनती नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आपसे पूछना चाह रही, जो लड़के आज प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं, तो उनको जो इनकम मिलती है, तो वो उसमें से वो इनकम टैक्स उसमें से काट लेते हैं, काट के फिर वो लोग, तो उनको भी बनाना चाहिए FIR। जी, फाइल बनाना चाहिए, फाइल करना चाहिए। सिर्फ टीडीएस काटना ये अलग बात है, और रिटर्न फाइल करना अलग बात है। आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आपका टीडीएस काटना काट काट कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। अगर आपकी इनकम, मेरा नहीं, मैं अपने मैं बेटे के किसी के भी बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये सबके लिए लागू है। रिटर्न फाइल करना। फाइल, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है तो आपका रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर नीचे है और आपका टीडीएस कटा हुआ है तो आपके बेनिफिट में है, आपको रिफंड क्लेम करना है, तो आप रिटर्न, बिना रिटर्न फाइल करने आपको रिफंड कैसे मिलेगा? इसके लिए रिफंड फाइल करना जरूरी है। अच्छा, और देख रहा हूँ मैं सवाल अब रिपीट हो रहा है, समझिए अब सवाल रिपीट हो रहा है, और किसी को कुछ स्पेसिफिक पूछना है? अभी इसके अलावा कोई इश्यूज है, कोई सवाल है तो बताइए। ठीक है। जैसे कि सर अभी मेरे डांस क्लास भी चलते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को भी मैंने कई बार कहा है कि जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही किया करो, तो वो मुझे कैश ला के देते हैं। अब जो मेरी नीड होती है वो रेंट होता है, बाकी भी खर्चे होते हैं, पॉलिसी वॉलिसी के करने पड़ते हैं, तो वो मैं अकाउंट में जमा करता हूँ। तो कैश ही जमा करना पड़ता है मुझे। बच्चों ने पैसे ला के मुझे दिए तो मुझे कैश डिपॉजिट करने पड़े। तो वो मतलब सही है? कितने उसके मतलब लिमिटेशन क्या है, कितने भरने चाहिए महीने में? नहीं, आप जो करते हो ना वो सही करते हो। हाँ। एक्चुअली आपके अकाउंटिंग के लिए भी आपको अच्छा है कि वह मेरी साल की
इनकम कितनी है, अच्छा। और आपके आपके बैंक में रिफ्लेक्ट होता है, आपको आगे जाके उसका फायदा होता है। ऐसे मैं अच्छा। बताता हूँ, जब भी आप कुछ लोन लेना चाहते हैं तो बैंक भी देखते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कितने हैं। अच्छा। तो कैश में आप दिखाओगे इनकम, कैश भरोगे नहीं, तो आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाओगे मेरी इनकम इतनी है। अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ, तो सही कर रहा हूँ ना मतलब आप मैं? जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ओके सर, थैंक यू। सर ये जब 20 लाख के ऊपर जाती है और जीएसटी नंबर आप लेते हो तो आप, मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है उसमें, मतलब 2 बार टैक्स भरते हो आप? जीएसटी भी भरते हो और जो नॉर्मल टैक्स स्लैब होता है वो भी भरते हो? नहीं नहीं, देखिए, आप जो जीएसटी है ना, दो टैक्स टैक्सेस है आपको एप्लीकेबल है। एक तो जीएसटी है और इनकम टैक्स है। जीएसटी जो है वो आप मुझसे कलेक्ट करते हो, आपके जो कस्टमर्स है उनसे आप कलेक्ट करते हो और गवर्नमेंट को भरते हो। आप अपने जेब से नहीं भरते हो। और इनकम टैक्स जो है, वो जो जो इनकम आपको आती है, आपके खर्चे माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है, उसके ऊपर आप इनकम टैक्स भरते हो। दर टू डिफरेंट थिंग्स। नहीं सर, एक बार आपका 20 लाख से ऊपर हो गया तो यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। हाँ, जब तक आप वो बिजनेस एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको तब तक जीएसटी देना पड़ेगा। आप जब जिस दिन आप डिसकंटिन्यू करोगे, ऑन दैट ग्राउंड यू कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। 6 महीने तक अगर आपकी कोई इनकम नहीं हो रही है तो आपका जीएसटी कैंसिल होगा। वो गवर्नमेंट सुओ मोटो कैंसिल कर सकती है, खुद कर सकती है। अगर आप 6 महीना नील रिटर्न फाइल करोगे तो आपका जो ऑफिसर है आपका जीएसटी कैंसिल कर सकता है, इसी प्रोविजन है। तो उसका कारण भी उन्होंने बताया है कि उनको इन्फोसिस को पेमेंट करना पड़ता है पर रिटर्न, उनको चार्जेस लगते हैं, गवर्नमेंट को भी देने पड़ते हैं थर्ड पार्टी को। तो गवर्नमेंट भी देखती है कि वो व्हाई द गवर्नमेंट शुड पे सर्विस चार्जेस ऑन द नील रिटर्न्स, इसके लिए वो प्रावधान है। हाँ, हाँ, जैसे अभी मैं इस केस से गुजरा हूं, एक कार वाली बात है। अभी वाइफ ने कार लेने पहले कार ली, हाँ, उसने 2 लाख तक की जीएसटी भरा। हाँ, तो जब मैंने सीए से बात की तो सीए बोला कि ये आपको वापस मिल सकता है। हाँ, फिर उसने जब उनको पेमेंट भरने की टाइम आया, जीएसटी हमारा भरने का टाइम आया, हम्म, तो उसने कहा एक साथ पूरा 2 लाख क्लेम नहीं करूंगा मैं आपका, हम्म, मैं हर महीने आपका 20,000 25,000 करके क्लेम करके वापस ले सकता हूँ। इनका भी यही सवाल है कि जो हमने जीएसटी भरा है हम्म। वो हमें कैसे रिटर्न मिल सकता है। ऐसा एक कुछ मिनट, वो है क्या? क्योंकि उसने मुझे बोला आप एक साथ आपको 2 लाख वापस नहीं मिलेंगे, ये आपके एडजस्ट नहीं होंगे, आपको हर महीने 10 15 20,000 25,000 करके एडजस्ट करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, आपको जो देखिए, क्रेडिट क्लेम करना, क्रेडिट अवेल करना और क्रेडिट यूटिलाइज करना, ये दो अलग बातें हैं। आप क्रेडिट अवेल कभी करोगे जिस महीने में आप कार्ड परचेस करोगे, वो महीने में आप क्रेडिट अवेल करोगे, लेकिन सामने उतनी आपकी लायबिलिटी उतनी नहीं है, आपकी मंथली लायबिलिटी उतनी नहीं है, वो आपके क्रेडिट में रहेगा। तो ये महीने आपने 2 लाख रुपया आईटीसी अवेल किया, लेकिन आपकी लायबिलिटी सिर्फ 40,000 रुपया है, तो वो महीने आप 40,000 उसमें से यूटिलाइज करोगे। अगले महीने में जो लायबिलिटी आएगी, हाँ, तो आपके अकाउंट में वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। वो बैलेंस होता रहेगा। हाँ, तब तक वो पूरा खत्म नहीं होता है। उसका रिफंड नहीं मिलेगा, आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा आपको।
यही सवाल है। क्योंकि सवाल मिलेगा और फिर जिस लाख नहीं देखिए, इसमें मैंने जैसे अभी कंफर्म किया है, गाड़ी पे जो आप करते हो ना, तो गाड़ी पे आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, वो ब्लॉक क्रेडिट में है। अगर आप कार हायरिंग के बिजनेस में हो तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको। गाड़ी नहीं, नहीं, मैं भी नहीं क्लेम कर सकता हूँ। वो पता नहीं, वो कल गलत कर रहा है, अगर कर रहा है तो गलत कर रहा है। नहीं, नहीं, अगर उसमें क्रेडिट अवेल करे किया है उन्होंने, आप खुद यूज कर रहे हो, आपके पॉकेट में आपका मेकअप है, आपका ये सब दुकान में उसमें आता है, इसलिए आपको वापस मिल सकता है। ये उसने मुझे ऐसा बोला। क्योंकि वो आपकी जरूरत है, इनकम टैक्स तो पहले आप उससे इनकम नहीं कमाते, वो आपकी जरूरत है। नहीं सर, उसके ऊपर नहीं मिलेगा आपको क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट में है वो। अगर आप वही बिजनेस में हो, आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हो, तो आपको मिलेगा, तो मिलेगा, बाकी अदरवाइज नहीं मिलेगा। पर्सन इसके लिए मैं भी नहीं क्लेम करता, मैं अगर गाड़ी लेता हूँ तो मुझे भी नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट में ही हो। क्या होगा? नहीं, बिजनेस मतलब मैं ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हूँ, मैं ट्रैवल के बिजनेस में, मैं कार हायरिंग के बिजनेस में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी की बात है, मैं तो समझा कि आप लोग सिर्फ टीडीएस की बात करेंगे, यहाँ तो जीएसटी की बात हो रही है, तो मुझे खुशी है कि सब 20 लाख के ऊपर वाले हैं। अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बबुल जी, चौहान जी, इतना विस्तार समझाया। और एक छोटा सा कुछ तो सिंटा आपका आभारी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, अपने अपने व्यस्ततम समय में से निकाल कर हमारे लिए आए और बड़े पेशेंस के साथ हमको जवाब दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और 20 लाख से ज्यादा कमाए, और जितना जीएसटी भरे रिफंड हो जाएगा। बगुल साहब टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हुदा जी, श्वेता, अभय भार्गव जी, रवि झाकल जी, और आप सब इतना आए, और बहुत बहुत धन्यवाद।